जय माता जी, जय महाराष्ट्र। अभी जैसे माननीय राज साहब ठाकरे ने सरकार को एक अपनी तरफ से सरकार को अपनी तरफ से एक राय दी। उसमें माननीय राज साहब ठाकरे ने जितना सुझाव रखा है कि राजकीय घाटे को कम करने के लिए शराब की बिक्री हम राज्य में कर सकते हैं। इससे हमारे राज्य का राजस्व जो घाटा है उसको हम कुछ हद तक काबू में ला सकेंगे। लेकिन सरकार इन पहलुओं पे ऐसा एक तरफा फैसला नहीं ले सकती। जैसे कि जो व्यक्ति आज क्यों नहीं ले सकती? उसके पीछे एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जैसे कि जो आज एक व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, वो अपने घर में राशन ला रहा है, जो भी पैसा उसके पास बचा है, उसका काम नहीं चल रहा है, उसके घर में इनकम नहीं चालू है, जो भी घर में उसने पैसा बचा के रखा है, उसकी बच्चों ने रखा है, बीवी ने रखा है, वो पैसों का वो भी राशन ला रहा है। और जैसे ही अभी शराब की दुकानें शुरू हो जाएगी, अगर उसे शराब की लत है तो किसी भी हद तक जाके उन पैसों से शराब लेके आएगा घर में। शराब लाने की वजह से उसके बच्चों को भूखा सोना पड़ सकता है और फिर इसके वजह से कई तरह की भ्रांतियाँ शुरू हो जाएगी। दारू पीने वाले हैं, शराब पे रास्ते में कहीं भी पिएंगे, मस्ती करेंगे। शराब पीने के बाद उनको ये भी होश नहीं होगा कि वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और किस तरीके से मिल रहे हैं। वो डिस्टेंसिंग का जो भी सरकार बोल रही है कि एक दूसरे के बीच में अंतर रखो, वो भी उनको समझ में नहीं आएगा। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये चालू हो जाएगा तो लॉन्ग डिस्टेंस का पालन नहीं होगा, ये मैं ऐसे समझ रहा हूँ। बिल्कुल है, ये जो अंतराल का जो ये रखा है एक दूसरे की दूरी बनाए रखने का, ये भी पूरा नहीं होता है उससे, क्योंकि नशे में आदमी को यही पता नहीं होता है कि मैं दूरी से खड़ा हूँ कि नज़दीक से खड़ा हूँ। और इससे भी बड़ा मुद्दा ये हो जाएगा कि लोगों में कई तरह की भ्रांतियाँ पैदा हो जाएगी और असामाजिक तत्व एक साथ से सड़कों पर नजर आने लगेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे हिसाब से तो अभी क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या खुलना चाहिए? जिस तरह की इस महामारी के बारे में जो भी न्यूज़ के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा जो भी जितना भी मुझे अभी तक समझ में आ रहा है, इसका एक ही है कि अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो। अभी बाज़ार खोलने की तो कोई भी ऐसी लग रहा नहीं कि इसे खोला जाए। किसी प्रकार जो ज़रूरत की आवश्यकता की वस्तु है वो सरकार सभी मुहैया करा ही रही है और वो बाज़ारी स्तर पर है भी, लोगों की पहुँच तक है अभी तक। लेकिन ऐसे धीरे धीरे अगर ये एक एक दुकान खोलने जाएंगे तो जिन लोगों की दुकानें नहीं खुल पा रही उनमें भी भ्रांतियाँ आ जाएगी कि हमारा काम बंद क्यों। मेरा और एक सवाल है कि आज जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ, ये हुआ, रोज़ जो खड्डा खोद के खाने वाले हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए सरकार को भी सब तुरंत ही तत्काल में फैसला लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जो रोज़ कमा खा रहे हैं उनकी अभी हालत बिल्कुल दयनीय हो चुकी है। उनके पास पर्याप्त खाने के लिए खाद्य सामग्री खरीदने के लिए भी पैसा नहीं बचा है। उनके पास किसी प्रकार का कोई फंड है भी नहीं है और सरकार प्रत्येक व्यक्ति पहुँचे, सरकार की भी ऐसी स्थिति में नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी कुछ तो इनके लिए ज़रूर ही करना होगा। इनका एक सर्वे करा लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो आदमी बिल्डिंग में रह रहा है वो अपने पिछले कामों के हिसाब से बिल्डिंग में रह रहा है, वो उनको मेंटेन कर रहा था, लेकिन वर्तमान में उसके पास भी पैसा नहीं है, ख़त्म हो गया, कहीं से उसको मिल भी नहीं रहा, उसकी उधारी भी नहीं आ रही, कोई इनकम का सोर्स उसका कुछ नहीं चालू है। अब वो अपने बच्चों को क्या खिलाए? इसके विचार में ज़रूर सरकार को सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए ये वो तुरंत इसके ऊपर उनको फैसला लेना ही चाहिए। और मैं ये बोलूँगा कि राशन से ज़रिए लोगों को बराबर वो राशन पहुँच रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरतमंदों के पास पहुंच रहा है। जहां से मैं देख रहा हूं, मैं अपने दायरे के अंदर देख रहा हूं, कई लोगों के पास में इतना खाना मिल जा रहा है उन लोगों को कि उनको आवश्यकता भी नहीं, उससे अधिक उनके पास उनको मिल जा रहा है। कई लोग झिझक रहे खाना लेने से भी, क्योंकि वो उनका ज़मीन उनको इजाज़त नहीं दे रहा है ऐसा खाना लेने, क्योंकि वो अपने आप में सुदृढ़ है। वो कब कर खा रहे थे, शुरू से उनको वही आदत है कि हम अपने हिसाब से कमाएंगे खाएंगे, लेकिन अब वो मजबूर है लेने के लिए भी। तो कई प्रकार की झिझक है, सरकार को इसमें आगे पहल करना चाहिए। लोगों को डोर टू डोर जाके बिना फ़ोटो निकाले उनको देना चाहिए। उनको पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारी वास्तविकता क्या है, उनके घरों में जाके देख सकते हो अगर वास्तविकता में उनको आवश्यकता है। एक और भी सरकार इसमें फैसला ले सकती है, एक लिस्ट जारी कर सकती है, लिस्ट बनाई जा सकती है, जिन लोगों को गाँव जाना है, जिनको कैसा भेजा जा सकता है उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। उनको यहाँ पे स्कैनिंग की जा सकती है उनकी, और उनको किसी भी प्रकार से, जैसे मेरा एक सुझाव है जिसमें आज एक स्टेट की ट्रेन हमने यहाँ से छोड़ दी, यूपी की छोड़ दी आज, तो यूपी के लिए आज जो भी ट्रेनें जाएंगी अनाउंसमेंट की जाए भाई ये 3 दिन के लिए यूपी की ट्रेनें जाएंगी। तो इससे क्या होगा, और देश के जो नागरिक है वो बाहर नहीं आएंगे, सिर्फ यूपी के लोग ही आएंगे। एक दिन राजस्थान की छोड़ दी। लेकिन इसके लिए
टूट जाएगी, ये मुझे लगता है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में ट्रेनें हैं, ट्रेनें की कोई कमी नहीं है। जो यही ट्रेनें पूरे हिंदुस्तान में घुमा करती थी, चल रही थी, अभी सारे वैश्विक सारे काम धंधे बंद है, व्यापारिक सारे भी जितने भी यात्राएं थी वो रद्द है। और व्यापारी जो भी व्यक्ति है वो व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर जाएगा नहीं। शादियां सारी जितनी भी रद्द हो चुकी, तो शादी के हिसाब से कोई जाएगा नहीं। तो जो जाने वाला कौन है? अभी जाने वाले सिर्फ वही लोग हैं जो जिनको अभी अपने घर जाना है, बाकी कोई बचे नहीं। उसके लिए हमारे पास प्रचुर मात्रा में ट्रेन है। सारी ट्रेनों को हम एक स्टेट के लिए लगा सकते हैं। जैसे हमने 2 दिन के लिए यूपी के लिए ट्रेनें लगा, यूपी में जितने भी लोग हैं सारी ट्रेनों से आराम से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जा सकते हैं। एक दिन हमने चेन्नई के लिए छोड़ दी, एक दिन हमने तमिलनाडु के लिए छोड़ दी, एक दिन हम राजस्थान के लिए छोड़ सकते हैं, एक दिन बिहार के लिए छोड़ सकते हैं, एक दिन हम लोग मिजोरम के लिए छोड़ सकते हैं, केरला के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग दिन मुहैया कराया जा सकता है। लोगों में ये विश्वास दिलाना होगा सरकार को कि हाँ, हम आप सबको भेज रहे हैं, आप अपना धैर्य बनाए रखें, अपने घरों में रहें, बाहर मत आओ। सरकार आपके लिए सोच रही है, सरकार आपको भेजने का इंतजाम कर रही है। इस सरकार से ये केंद्र सरकार को फैसला लेना चाहिए और इसके लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से मिल के बात करके एक रणनीति बना लेनी चाहिए। लेकिन उद्धव साहब ने, हमारे सीएम ने ये बताया है की तुम्ही खबरदारी घ्या, आम्ही जबाबदारी घेतो. हो, बरोबर आहे. उद्धव साहेब पण बरोबर काम करता है. सगळे स्टेटाचे सगळे सरकार बरोबर काम करते हैं. मैं तो यही कहूँगा जितने भी स्टेट है सभी सरकारें, राज्य सरकार होने तो केंद्र का बरोबर निभा रही है. मैं किसी भी सरकार में कोई भी खोट नहीं निकाल रहा हूँ. सरकारों की कोई गलती कहीं से भी नहीं दिखाई देती है, लेकिन सरकारों को कहीं इनसे उठ के भी ये फैसले लेने होंगे. वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों को आपस में तालमेल बिठा के अपने अपने राज्यों के हितों के बारे में सोचते हुए देश हित बरोबर रखना चाहिए. अगर ये 3 मई को लॉकडाउन नहीं खुला तो आप क्या करने चाहिए? मुझे नहीं लगता कि लोग अभी सब्र रख पाएंगे 3 मई के बाद भी, क्योंकि कई लोगों के फ़ोन दिन भर आते हैं. उनका सब्र का जो बांध है रुकने का वो टूट चुका है. वो लोग बोल रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं हुआ तो हम यहाँ से पैदल निकल पड़ेंगे. तो पैदल निकलने से उनकी जान का रिस्क फिर भी है. पैदल निकलने से 144 का उल्लंघन किया जाएगा. ठीक है, लेकिन भूखा मरने, जो आदमी घर में बैठा है, भूखा है, उसके पास खाने के कुछ नहीं है, वो अपने स्वामित्व की वजह से हाथ भी नहीं फैला पा रहा है, किसी से मांग भी नहीं पा रहा है, तो उसके लिए उसको ये नहीं समझ में आएगा 144 क्या है. जो आदमी घर में भूखा है, 40 दिन से 50 दिन से घर में बंद है, उसको ये समझ में आएगा कि नहीं कि 144 क्या है. सरकार ने ये बोला है कि हम जवाबदारी ले रहे हैं कि कोई भूखा नहीं रहेगा, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? सरकार वास्तव में जिम्मेदारी ले रही है. सरकार जहाँ तक पॉसिबल हो रहा है उनके लिए पहुँच भी रही है, लेकिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए सरकार नहीं करेगी. मैं एक आपसे पूछता हूँ, जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनको 30 किलो चावल दिया जा रहा है. मैंने भी देखा है राशन कार्ड वालों को 30 किलो राशन कार्ड फ्री में मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है. लेकिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जो अप्रवासी लोग हैं, वो तो मर ही जाएंगे ना. उनके लिए कौन सोच रहा है? उनको, जो लोग घर से निकल गए उनको आइसोलेशन में आपने डाला हुआ है, क्वारंटाइन किया हुआ है, आपने कैंपों में रखा हुआ है. लेकिन ये मुंबई महानगर है, यहाँ लाखों लाख लोग अपने घरों में भी बंद है. कोई किराए के घर में रह रहा है, कोई अपने में भी रह रहा है, लेकिन उसके पास अब यहाँ पे खाने के लिए प्रचुर मात्रा में कुछ भी खाद्य सामग्री नहीं है. उसको कौन दे रहा है? उसका राशन कार्ड नहीं, यहाँ का नहीं है, उसका अपना जहाँ का भी है वो वहाँ का उसके पास राशन कार्ड है. उसके लिए आप क्या कर रहे हो? लेकिन आजू बाजू वाले जो यहाँ के रहवासी है वो दूसरे को बताते कि इनके पास खुद के पास राशन कार्ड नहीं है, तो इनको कैसे भी करके सहूलत मिले, और वो भी खुद उनको मदद करते हैं. तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है जमीन स्तर पे. हाँ, समझ में आया कोई एक आध सोसाइटी ऐसी होगी जहाँ के लोग हैं जो उसको संभाल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है. अधिकतर सोसाइटियों में ऐसा नहीं है, चोल में ऐसा नहीं है. लोग अपना अपना ही देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपना देखना प्राथमिकता बन जाती है, दूसरों का देखना है. शुरू में ठीक था, लोग संभाल रहे थे एक दूसरे को, लेकिन अब ये लोगों में अनिश्चितता फैल गई कि कब तक ये रहेगा. लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि ये सरकार के हाथ में नहीं है. ये तो सरकार ये सोच रही है कि आप घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे. बिल्कुल घर में रहना उनके लिए ये तो कर नहीं रहे. बिल्कुल घर में रहना भी चाहिए, और घर में रहना ही इसका सबसे बड़ा कारगर तरीका भी है. लेकिन जिन लोगों के पास अब जिंदा रहने की समस्या घरों में भी हो गई है, खाने पीने की खाद्य सामग्री सारी रसद सामग्री सब समाप्त हो चुकी है, उन्हें तो अपने घरों को जाना ही है. उनके पास नया काम है, ना रहने को जगह है, ना खाने को कुछ है, तो वो क्या करेंगे आप? लेकिन मैं ये और एक मेरा एक सवाल है कि कॉन्ट्रैक्टर में जो काम चल रहे थे बिल्डर लाइनों में, और वो लोग के कई मजदूर लोग रास्ते पे चल पड़े, कि उनकी जिम्मेदारी नहीं थी उनको संभालने की? थी ना. इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? जो बिल्डर ने, जो कॉन्ट्रैक्टर ने जो उन लोग को काम पे रखा था, तो उनकी यही जिम्मेदारी थी ऐसे टाइम पे उनको छोड़ देना. लेकिन इनकी जिम्मेदारी तय कौन करेगा?
इनकी जिम्मेदारी तय करने के सरकार को लिए सरकार इसके को जिम्मेदारी लिए तय करनी करना चाहिए। पड़ेगा कि उनको दिशा निर्देश सरकार को पास करना चाहिए था, एक डेडलाइन तैयार करनी चाहिए थी, वो देनी चाहिए थी, गाइडलाइन बताना चाहिए था कि आप इस तरीके से रुकना है, आपको इस तरह से आपको इनको वो नहीं बोल छोड़ना। रहे हैं, आधे लोग ये बोल रहे हैं कि हमको खाने को नहीं मिल रहा है, हमको रहने को नहीं मिल रहा है। तो ये लॉकडाउन के पहले ये लोग इनको बराबर रख रहे थे, खाने को दे रहे थे। जैसे ही लॉकडाउन आओ तो इनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, सभी जगह सभी कंपनियों ने ऐसा ही किया है, सभी लोगों ने। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए? इसको सरकार को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैं यही सोच रहा हूँ कि इसके लिए भी ज़रूर सोचो। और जो डॉक्टर कर्मचारी है और हमारे महाराष्ट्र के पुलिस जो अपने लिए इतने आपने- दौड़ दाड़ कर रहे हैं, उनके बारे में क्या बोल रहा हूँ? आपने डॉक्टरों के लिए बहुत अच्छी बात कही, डॉक्टर हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, डॉक्टरों को हमको समर्थन करना चाहिए। लेकिन सरकार से मैं हाथ जोड़ के एक और विनती करना चाहूँगा कि जो क्लिनिक पे हमारे गली में, कस्बे में, मोहल्ले में जो इन सब लोगों ने, जितने भी डॉक्टर थे, इन्होंने अपने अपने क्लिनिक बंद कर दिए। तो सरकार को ऐसे डॉक्टरों को हाँ बोल। सरकार को ऐसे डॉक्टरों के लिए भी तुरंत कुछ न कुछ ऐसे निर्देश जारी करना चाहिए कि ये लोगों ने अपना अपना क्लिनिक क्यों बंद किया है। इसकी वजह से भी बड़े जो अस्पताल है उनमें जाके लोगों की भीड़ हो रही है। और जो ये डॉक्टर है जो उन्होंने क्लिनिक भी, समझो किसी को सर्दी खांसी बुखार है, उसके लिए भी इनको बड़े हॉस्पिटल में जाके भीड़ करनी हो रही है। और उनको अगर पॉजिटिव नहीं है तो वहाँ जाके वो पॉजिटिव हो जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे अपना एक अलग सिस्टम है। अगर इन डॉक्टरों को यहाँ पे जो हमारे क्लिनिक में डॉक्टर बैठते हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जिनको तुरंत एक लेटर देना, भाई आपकी विशेष थोड़ी समस्या थोड़ी गंभीर लग रही है, आप जाके वहाँ पे चेक कराओ, तो वही व्यक्ति वहाँ पे जाके चेक कराएगा। बाकी और जो व्यक्ति जिसको गले में खराश आ गई, हल्के गले में दर्द है, जो नेचुरल आज के महीने में जो हमारा जलवायु हमारे देश की हर 3 महीने में बदल जाती है, जो अभी जलवायु बदल रही है, गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है, यहाँ पे स्वाभाविक है किसी का भी गला खराब हो जाता है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो इसके लिए उनको बड़े हॉस्पिटलों में जाना पड़ रहा है, लाइनों में लगना पड़ रहा है, वहाँ पे भीड़ हो रही है। और जो ये सोशल डिस्टेंस की जो बात हो रही है वो भी वहाँ पे लागू नहीं होती दिखती है। ऐसे में सरकार को तुरंत एक ऐसा फैसला लेना चाहिए कि आपको क्लिनिक खोलना कंपल्सरी हो जाएगा। आप अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा सफाई कर्मचारी जो अपनी शरीर की ना परवाह करते हुए वो कचरे में हाथ डाल रहा है, कहीं कहीं जगह से वो नहीं मांगता, उसको करना ज़रूरी है, तो उसके बारे में क्या करना बोलना चाहते हैं? सफाई कर्मचारियों के लिए मैं एक ही बोलूँगा कि इस वक्त जो हालात देश में है, जैसे अभी हम जिस वायरस से लड़ रहे हैं, उसमें उनका योगदान अतुल्य है। सफाई कर्मचारी जिस प्रकार से अपनी सेवाएं दे रहे हैं देश को, जिस प्रकार का जोखिम वो अपने ऊपर है, क्योंकि सफाई कर्मचारी एक ऐसा व्यक्ति है जो साल के 12 महीना वायरस से लड़ता है। हम तो अभी लड़ रहे हैं, सडनली जस्ट अभी लड़ने लगे, लेकिन वो साल के 12 महीना जोखिम में ही रहता है। और इस वक्त उसका जोखिम 1000 गुना बढ़ गया है, बावजूद वो अपनी दृढ़ता से डटा हुआ है। मैं उनको सबको अपने दिल से सलाम करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बाकी सभी देश के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी सफाई कर्मचारी आपको दिखे आप उसको सम्मान दीजिए। और सरकार से भी मैं ये कहना चाहूँगा, सफाई कर्मचारियों के ऊपर विशेष कुछ भी अगर ऐसा आपके पास योजना है तो उनको विशेष कुछ अलग से हटके दीजिए, ताकि उनको प्रोत्साहन हो जाए और वो और भी मजबूती से हमारी सेवाएं कर सके। महाराष्ट्र पुलिस जो दिन रात 24 घंटे नहीं 48 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या बोलोगे? कल ही मुझे एक व्यक्ति द्वारा सुनाई दिया गया कि सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने पुलिसकर्मियों की जो सैलरी थी, तनख्वाह थी, उसमें 25% की है। ये कहीं से भी लीगल नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है, काम कर रही है, लोगों को समझा रही है, खुद अपने खतरों से खेल रही है, अपने परिवार को छोड़ के सड़कों पे है आज। तो सरकार से मैं विनती करना चाहूँगा कि और भी हमारे यहाँ कई कई सैकड़ों डिपार्टमेंट है, आप चाहो तो उन कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकते हो, लेकिन पुलिस को इस वक्त ने अपना धैर्य खो दिया तो ये इस लड़ाई से लड़ना और भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पुलिस वालों को भी समर्थन कीजिए और उनके जो भी वो कर रहे हैं हमको समझाने के लिए, हमको बचाने के लिए, उनमें हमको सहयोग करना चाहिए। ठीक है, जय माता जी, जय महाराज।